प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सावन का पहला सोमवारी है और हिंदू धर्म में सावन को सबसे पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव जो आदि काल से 2500 वर्ष पहले से इस देवों के देव महादेव की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हुई और वो देवों के देव महादेव का सबसे पावन सावन का पहला सोमवारी को संजय सिविल फोरम के तमाम जितने भी छात्र छात्राएं हैं, मैं उनको बराबर बाबा भोले से प्रार्थना करता हूं कि आपको बाबा भोले अपने मंजिल में जो आप अपने मन में दिल में बनाकर चले हैं शुद्ध आत्मा से और कृत संकल्प है अपने करियर के प्रति, तो आपको कामयाबी दे बाबा भोलेनाथ। तो निश्चित तौर पर इस पावन के दिन, बाबा भोले के दिन, पहली सोमवारी के दिन मैं निरंतर वीडियो को दे रहा हूं, अपनी कर्म भूमि में लगा हुआ हूं और आप लोग के प्रति हमेशा डेडिकेशन मेरी जारी है। तो उसी डेडिकेशन जारी के क्रम में पूर्व के वीडियो से आप परिचित हैं ही, मैं बार बार वीडियो को दे रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से कि तमाम सारे छात्र जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो अपनी मंजिल तक निश्चित तौर पर पहुंच जाए और सफल हो जाए। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री को समाप्त करने के बाद मैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री में प्रवेश किया था और मैं मौर्य काल को, मौर्योत्तर काल को पढ़ाने के बाद गुप्त काल आया था। तो गुप्त काल में पहली वीडियो गुप्त काल के सोर्स को लेकर बनी थी। तो गुप्त काल के जो भी राजा है उस पर वीडियो मैं दूसरे वीडियो में बनाया था गुप्त काल में, और बताया था कि गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त हैं। 240 से 280 श्री गुप्त हैं और गुप्त एक सामंत है। श्री गुप्त के नाम पर इसका नाम गुप्त वंश पड़ा, जो संभवतः कौसंबी इलाहाबाद के रहने वाले थे, वैश्य समाज के थे संभवतः, लेकिन निष्कर्ष तौर पर अंतिम रूप से नहीं कह सकता हूं। तो निश्चित तौर पर श्री गुप्त इसके संस्थापक हैं। 240 से 280 और 280 से 319 घटोत्कच हैं और घटोत्कच का प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था, जिसको कि मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी पटरानी भी जो है कुमारी देवी मां दुर्गा की अघन भक्त थी और पति पत्नी दोनों प्रतापी थे। और गुप्त वंश की जो साम्राज्य का जो विस्तार है और गुप्त वंश का जो एक सपना देखा कि गुप्त वंश का मैं एकीकरण करूंगा, उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम से हो गई। नहीं, अब बात आई कि चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी पटरानी कुमारी देवी जो मां दुर्गा की अघन भक्त है, और चंद्रगुप्त प्रथम की सीमा इस पाटलिपुत्र से बिहार के वैशाली में भी इसकी शासन थी। इसके बाद वह बनारस से लेकर अयोध्या तक, इलाहाबाद से अयोध्या तक उसकी साम्राज्य फैली हुई थी चंद्रगुप्त प्रथम। तो एक महान प्रतापी का राजा, एक महान पुत्र भी जन्म हुआ और इतिहास में ऐसा प्रतापी राजा समुद्रगुप्त, मैं शुरू कर रहा हूं समुद्रगुप्त। तो 335 से लेकर 375 ईस्वी इस महान प्रतापी राजा जो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं और ये अपने पिता से भी आगे बढ़ गए समुद्रगुप्त, और इतिहास में इसका नाम जब तक ये पृथ्वी रहेगा तो समुद्रगुप्त के राजाओं के नाम में गुप्त वंश का महानतम राजा माना जाता है। तो गुप्त वंश का सबसे महानतम राजा जो समुद्रगुप्त है और इसके पिता भी काफी प्रतापी हैं और अपने पिता से यह जीन लिया था, जैसे पुत्र इसके पिता है प्रतापी, उसी ढंग से अपनी माता से यह आशीर्वाद लिया था, अपने पुत्र माता और पिता से, क्योंकि ये दोनों संस्कारी व्यक्ति थे, दोनों अपने गुप्त वंश को बहुत चरम तक पहुंचा दिए थे, माता पिता दोनों। तो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारी देवी की संस्कार समुद्रगुप्त में आई और वो गुप्त वंश के सबसे महान राजा में की श्रेणी में आ गया। चंद्रगुप्त प्रथम जो साम्राज्यवाद को फैलाया था, उससे कई गुना साम्राज्य भारत के हर क्षेत्रों में, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो और पश्चिम हो,
चारों सीमा तक अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण यह चारों ओर से अपनी सीमा को फैला दिया। तो समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा घोर साम्राज्यवादी राजा है, एक कुशल प्रशासक है, एक कला और संस्कृति का प्रेमी लोग है, एक विद्वान को उचित वह जो अच्छा दे रहा है, सम्मान दे रहा है, उसके दरबार में कई लोग विद्वान हैं, और खुद वह कविराज है, वो सरस्वती का उपासक है। तो निश्चित तौर पर एक महान राजा समुद्रगुप्त, मैं उसकी पूरी कहानी को आगे बता रहा हूं। तो समुद्रगुप्त सबसे पहले अपनी घोर साम्राज्यवादी नीति के तहत उत्तर भारत पर आक्रमण किया, और उत्तर भारत के 9 राजा को, जो गंगा घाटी क्षेत्र में थे, यूपी थे, बिहार थे, जो समूचे गंगा घाटी क्षेत्र में बसे थे, उस समूचे उत्तर भारत के 9 राजा को पराजित कर दिया। और 9 राजा को पराजित होने के बाद समूचे उत्तर भारत में गंगा घाटी क्षेत्र में इसकी पकड़ हो गई। और आपको पता है कि गंगा घाटी क्षेत्र में जब गंगा बहती है तो वह अर्थव्यवस्था का साधन है। समूचे गंगा घाटी में क्षेत्र होने के बाद, उत्तर भारत पर कब्जा होने के बाद, आर्यावर्त पर कब्जा होने के बाद इसकी अर्थव्यवस्था और बढ़ गई, क्योंकि वो गंगा घाटी पर कब्जा कर लिया। और उत्तर भारत के जो राजा थे इसके पराधीन हो गए। अब बात आई कि वो दक्षिण भारत पहुंचा, और दक्षिण भारत में वो 12 राजा को हरा रहा है, और 12 राजा को हराने के बाद 3 नीति को लागू कर रहा है। पहला नीति है कि शत्रु को पराजित कीजिए, पहला काम, और शत्रु को पराजित करने के बाद उसको दया दे दीजिए, उसको मोक्ष दे दीजिए। और तीसरा बिंदु कि जो शत्रु पराजित है, जब वो हार मान ही लिए है, तो उसकी राज को वापस कर दीजिए। और ऐसा ही किया। वो दक्षिण भारत में 12 राजा के साथ पहले उसको हराया, फिर उसको दया की भीख के तहत उसको माफ कर दिया, और फिर पुनः वो जो 12 राजा था उसके राज को वापस कर दिया समुद्र को। उत्तर भारत के 9 राजा, दक्षिण भारत के 12 राजा को हराने वाला। इसके बाद भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जो भी शासक थे, वो सीमावर्ती तक उसकी पूरी कब्जा हो गई समुद्रगुप्त का। कुषाण, शक सब इसके पराधीन हो गए। इसके बाद उस समय जंगल में आठविक रोग रहते थे, जो काफी आतंक को फैला रखे थे, और वो मथुरा से नर्मदा नदी तक वो आतंक फैला हुआ था। जो आठविक थे उसको भी वो पराजित किया, और उस आतंक से मुक्ति से पूरे भारत को मुक्ति दिलाया निश्चित तौर पर। तो जब अपने पूरे साम्राज्य को फैला दिया, चारों ओर से वो विजय का पताका उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत में फैला दिया, तब इसके उपलक्ष्य में वो अश्वमेध यज्ञ कराया। और अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद वो चांदी के सिक्के जारी किए। और यही कारण है कि समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार के सिक्के जारी किए गए हैं। सबसे पहला उसका प्रचलित सिक्का है गुरूर, और गुरूर विष्णु का वाहक है, और समुद्रगुप्त भी विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। गुप्त काल का जो सबसे प्रचलित सिक्का है वो गुरूर माना जाता है, जो विष्णु के वाहक है, और विष्णु के 10 अवतार की मूर्ति गुप्त काल में बनने लगी। और गुप्त काल के जो भी राजा थे वो विष्णु को बहुत ज्यादा सम्मान दिए, और विष्णु की सबसे ज्यादा पूजा होने लगी। और समुद्रगुप्त भी अपना गुरूर प्रकार के सिक्का अपना जारी किए, पहला सिक्का। दूसरा सिक्का का नाम है धनुधर। क्या नाम है? धनुधर। फिर सुनिएगा, पहला है गुरूर, फिर है धनुर्धर, तीसरा है परशुराम, इसके बाद है व्याघ पराक्रम, अश्वमेध करता है ना। तो आप देख लिए कि इनमें जो सबसे प्रचलित सिक्का है वो गुरूर है, जो विष्णु का वाहक है। इसके बाद है बीना वादक। तो गुरूर, धनुधर, परशुराम, व्याघ पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम और बीना वादक, ये 6 प्रकार के चांदी के सिक्के जारी, और इसमें सबसे प्रचलित सिक्का गुरूर को माना जाता है। और वो एक अच्छा बीना बजाता था, बीना बजाने में वो निपुण था समुद्रगुप्त, और यही कारण है उसे कविराज भी कहा जाता है ना। और इतिहासकार बीएन स्मिथ इसको नेपोलियन का दर्जा दिए हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा कला प्रेमी, एक कुशल प्रशासक, पूरे भारत के राजनीतिक गुप्ता काल में एकीकरण करने वाला, यहां से शुरुआत कर दिए ये राजा कौन?
तो समुद्रगुप्त, उत्तर भारत के 9 राजा, दक्षिण भारत के 12 राजा, इतनी सारी उपलब्धियां एक व्यक्ति के अंदर मौजूद है। यानी वो एक प्रशासक भी है, एक अच्छा विद्वान भी है, एक अच्छा कला प्रेमी भी है, एक विद्वान को आश्रय देने वाला भी है। इसके दरबार में जो है कौन रहते थे? हरिसेन। और ये बता दे कि समुद्रगुप्त की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जिक्र है। जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं जिसका नाम हरिसेन है, वो सचिव के पद पर भी है और विदेश मंत्री को उस समय महासंधि विग्रह कहा जाता था। हरिसेन महासंधि विग्रह और सचिव के पद पर थे और काफी विद्वान लोग थे और उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के उत्तर भारत को 9 राजा को हराना, 12 राजा को हराना, समूचे भारत में हर जगह अपना विजय पताका को लहराना, ये सब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उल्लेख है। जो इसके दरबारी हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, उसे पूरे समुद्रगुप्त के जीवन का पता लगता है। तो निश्चित तौर पर मैं पूरी कॉन्सेप्ट को आज बताया हूं बाबा भोले के दिन। मुझे आशा है कि इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि मैं बार बार कॉलेज में भी क्लास लेता हूं तो बच्चे को बताता हूं कि बिना अवधारणा क्लियर किए हुए ही आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते फाइनल रूप से। जब तक आपका पूरा अवधारणा क्लियर है, हर बात को आप समझ गए हैं अच्छे बिंदु से, और उसके बाद जो आपकी तैयारी होगी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी कंपटीशन में आएंगे लगभग सभी क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। और जहां तक मेरी कोशिश होती है, मैं हर चीज को अवधारणा को क्लियर करने का कोशिश करता हूं, बार बार कर रहा हूं, आप लोगों के बीच निरंतर वीडियो को दे रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, अपने कॉलेज में जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो तमाम सारे छात्र इसका लाभ भी ले रहे हैं। बहुत सारे छात्र 17वें में फाइनल रूप से आ भी रहे हैं, मेरे 71वें में भरे हुए हैं, बहुत सारे मेगा बहाली है। मैं उन लोग से भी भगवान भोले से बराबर प्रार्थना करता हूं जो बच्चे इस बार मेरे फॉर्म भरे हैं, और जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं या हमसे जो परिचित है, सभी को वो कामयाबी दे। और इसी के साथ आज इस पावन के दिन, सोमवारी के दिन, मैं पुनः वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।